हेलो दोस्तों, नमस्ते। आप सबका मेरे चैनल पर स्वागत है। आज की कहानी है नसीब। कहानी को पूरा सुने, अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दे। धन्यवाद। रात के 9 बज चुके थे। मयूर अभी तक नहीं लौटा। रागिनी की नज़र बार बार घड़ी की ओर जाती। आज मयूर ने उससे कहा था कि शाम को जल्दी आ जाएगा और दोनों माँ से मिलने अवश्य जाएंगे। कल से माँ को बुखार है। पापा ने सुबह फ़ोन पर बताया था कि माँ याद कर रही है, आकर मिल लो। उसने मयूर से कहा कि वह माँ से मिलने जाएगी, परंतु मयूर ने कहा कि वह जल्दी आ जाएगा और फिर दोनों साथ ही चलेंगे। और अब तक उसका कुछ पता नहीं था। उसने मोबाइल उठाकर उसे फ़ोन किया, पर मयूर ने फ़ोन नहीं उठाया। थोड़ी देर बाद ही मैसेज आ गया कि मैं दोस्तों के साथ हूँ, राज का जन्मदिन है, मुझे देर हो जाएगी, तुम खाना खाकर सो जाओ। ये पढ़ते ही रागिनी की आंखों में आंसू आ गए। वह बीमार माँ से मिलने के लिए सुबह से तड़प रही है और मयूर जन्मदिन की पार्टी मना रहा है। फिर वह उठी, अलमारी से अपना पर्स निकाला, गैस बंद कर नल चेक किए, दरवाजे को लॉक किया और बाहर सड़क पर आ गई। कुछ ही देर में उसे टैक्सी मिल गई। उसका दिल तब तक डर रहा था जब तक वह माँ पापा के घर पहुँच नहीं गई। अरे, अकेली आई? पापा ने दरवाज़ा खोलते ही पूछा। माँ से तो मिल लूँ पापा। उसने जैसे ही पापा के हर सवाल को अनसुना कर दिया। जा, बेडरूम में है। माँ कैसी हो? रागिनी आ गई बेटा? हाँ माँ, बुखार अभी उतरा नहीं? वह माँ के माथे पर हाथ रखती हुई बोली। डॉक्टर ने कहा कि 2-3 दिन लगेंगे बुखार उतरने में, वायरल है। पापा भी अब तक बेडरूम में आ गए थे। कुछ खाया है? मैंने 2 बिस्किट खिलाए हैं ज़बरदस्ती। कहती है भूख नहीं लग रही। और आपने खाया? गंगा दोपहर को बना ली थी, आलू गोभी और रोटी, पर इस समय मन नहीं है। रागिनी ने मुश्किल से खुद को रोने से रोका। उसके पापा को बासी खाना कभी अच्छा नहीं लगता था और किसी और के हाथ का भी तो वह खा नहीं पाते थे। दवा ली माँ? बेटा रागिनी, दीवार पर लगी घड़ी देखी। 10:30 बज रहे थे। पापा, आप माँ के पास बैठो, मैं सूप बनाती हूँ। बेटा, तुम क्यों तकलीफ़ ले रही हो? तुम भी कुछ खा लो। माँ, मैं भी पीऊँगी सूप। रागिनी ने किचन में जाकर मूंग की दाल का सूप बनाया और कुछ टोस्ट पर बटर लगाकर माँ पापा के बेडरूम में ले आई। पापा, आप कुर्सी पर बैठकर सूप पी लीजिए और ये टोस्ट खा लीजिए, मैं माँ को सूप पिला देती हूँ। तो उसने एक प्लेट में सूप रखा और 2 टोस्ट रखकर पापा को देते हुए कहा, मैं खुद पी लूँगी, तू भी कुछ खा ले। माँ, मैं भूखी रहने वाली नहीं हूँ। आपको पता है ना, मुझसे भूख बर्दाश्त नहीं होती। चलिए, उठकर बैठिए। माँ को तकिए के सहारे बिठा दिया और धीरे धीरे सूप एक टोस्ट माँ को खिला दिया। माँ ने दूसरे टोस्ट के लिए मना किया तो उसने भी जिद नहीं की। जानती थी कि बुखार में भूख नहीं लगती, पर कुछ खाना ज़रूरी होता है। फिर उसने भी वहीं बैठकर सूप पी लिया और सभी बर्तन उठाकर किचन में रखकर अपने कमरे में गई। अलमारी में उसके शादी से पहले के कपड़े माँ ने बहुत संभाल कर रखे थे। वो जब भी आती उसे यही कपड़े पहनना पसंद था। उसने अपनी टी शर्ट और पजामा प्लाजो पहना और किचन से पानी के 2 जग भर के एक अपने कमरे में रखा और दूसरा माँ के कमरे में ले आई। पापा, आप मेरे कमरे में जाकर सो जाइए, मैं माँ के पास रहूँगी। और बेटा, तू परेशान क्यों हो रही है? पापा प्लीज़। अच्छा, मयूर को पापा वह विक्स दीजिएगा। पापा की बात को इग्नोर करते हुए उसने विक्स की डिब्बी की ओर इशारा किया। विक्स पास रखकर माँ से कहा, माँ आप बाथरूम हो आओ, नहीं तो नींद खराब होगी रात को। हाँ, देखा आपने, अब ये मेरी माँ बन गई है। माँ ने पापा से हंसते हुए कहा, सब देख रहा हूँ। अच्छा है ना, मुझसे तो तुम संभल ही नहीं रही हो। कोई नहीं पापा, मैं हूँ ना, आप सो जाइए। ठीक है बेटा, दूसरा कंबल अलमारी में है। अरे, मैं तो भूल गई कमरे से अपना कंबल लाना। मैं लाता हूँ बेटा। नहीं पापा, बस माँ बाथरूम से हो आए, मैं ले आती हूँ। जब तक मैं बिस्तर की चादर को झाड़ कर ठीक करके सब बिछा देती हूँ। फिर माँ को बिस्तर पर लिटाकर उसने उन्हें कंबल उड़ाकर अपने कमरे में रखा। बेड के ड्रॉ से अपना फूलों वाली प्याजी रंग का कंबल उठा लाई। उसे अपना यह कंबल बहुत पसंद था। पापा, अब आप भी सो जाइए, 1 बज गया। सुबह आराम से उठिएगा, सर्दी भी है और आपको नींद भी पूरी तरह हो जाएगी। ठीक है बेटा। पापा ने उसके सर पर हाथ रखा और अब उसके कमरे में चले गए। रागिनी ने माँ के मना करते भी उनके पैरों में विक्स लगाकर हल्की हल्की मालिश शुरू कर दी और कुछ ही देर में माँ को नींद आने लगी। कुछ ही देर पर वह सो गई। रागिनी भी माँ की बगल में लेट गई। नाइट बल्ब की रोशनी कमरे में फैली थी। उसने मोबाइल उठाकर देखा, मयूर का कोई मैसेज तक नहीं था। ना चाहते हुए भी उसने मयूर को मैसेज कर दिया, मैं माँ के साथ हूँ, बुखार अभी भी है, जब तक माँ की तबीयत ठीक नहीं हो जाती मैं यहीं रहूँगी।
कुछ कहना हो तो सुबह फ़ोन करना। अभी फ़ोन ऑफ कर रही हूँ। घंटी की आवाज़ से माँ के आराम में बाधा होगी। मैसेज भेजकर उसने मोबाइल ऑफ कर दिया। माँ गहरी नींद में थी। उसने भी आंखें बंद कर ली। सुबह उसने सबसे पहले मोबाइल चेक किया। मयूर ने मैसेज पढ़ लिया था पर कोई जवाब नहीं दिया था और फ्रेश होकर किचन में गई। माँ पापा की चाय बनाकर अपनी चाय का कप लेकर वह बालकनी में आ बैठी। तभी उसने देखा दूध वाले काका आ रहे हैं, तो उनको देख वह किचन में गई। जाकर उसने दूध का बर्तन लिया और दरवाज़ा खोलकर खड़ी हो गई। अरे बिटिया कैसी हो? कब आई? कल रात को ही आई हूँ काका। माँ की तबीयत ठीक नहीं है ना? हाँ, कल बताए रहे बाबूजी। अब कैसी है मालकिन? पहले से बेहतर है। आज डॉक्टर से बात करूँगी। आपके घर में सब ठीक? कृपा है बस। काका आधा लीटर दूध ज़्यादा देना। मालूम है बिटिया। उसने अंदर आकर दरवाज़ा बंद कर लिया और दूध गर्म होने के लिए रख दिया। तभी उसे लगा जैसे माँ ने पुकारा हो। वह जल्दी से कमरे में गई तो माँ बिस्तर से उठने की कोशिश कर रही थी। वह सहारा देकर माँ को बाथरूम तक ले गई। माँ के फ्रेश होकर आते ही वह उनके लिए चाय ले आई। आते आते उसने अपने कमरे में झांक कर देखा। अभी पापा सो रहे थे। उसने 2 बिस्किट के साथ माँ को चाय दी। अब माँ को बुखार तो कम था मगर पूरी तरह से उतरा नहीं था। उसने घड़ी में समय देखा। 7:30 बज रहे थे। उसने मोबाइल उठाकर फैमिली डॉक्टर को फ़ोन किया। हेलो हेलो रागिनी। हेलो डॉक्टर, कैसी हैं आप? मैं अच्छी हूँ। आ गई माँ के पास? हाँ डॉक्टर, माँ का बुखार उतरा नहीं है। अच्छा, वैसे यह वायरल है, 5-6 दिन तो लग ही जाते हैं। कोई परेशानी की बात नहीं है। बुखार तेज़ तो नहीं है ना? नहीं, हल्का है। पर अगर आप क्लिनिक जाते हुए माँ को देखती जाए तो अच्छा होगा प्लीज़। अरे ये प्लीज़ क्यों? मैं 9:15 के बीच आ जाऊँगी। ठीक है डॉक्टर। थोड़ी देर में पापा भी उठ गए। रागिनी ने उन्हें चाय दी। पापा आप माँ के साथ बैठिए, मैं नाश्ता बनाती हूँ। रागिनी की माँ बोली। फ्रिज में गाजर है और मटर भी। उपमा बना देना बेटा। मेरा मन कर रहा है। मुझसे तो ठीक से कभी बनता ही नहीं। मैं जब भी बनाती हूँ। माँ बस जो खाने का मन करे बता दीजिएगा। गंगा भी आती होगी। ठीक है ना? वह किचन में उपमा बनाने की तैयारी कर रही थी। दरवाजे की डोरबेल बजी। गंगा ही थी। कैसी हो दीदी? ठीक हूँ। गंगा तेरे घर में सब ठीक है ना? हाँ दीदी, पिछले हफ्ते छोटी बेटी को भी वायरल हुआ था। अब ठीक है पर कमज़ोरी अभी भी है। यह वायरल कमज़ोर तो कर ही देता है। फल वगैरह खिलाओ उसे। बाबूजी ने अलग से 2,000 दिए थे फल वगैरह के लिए और डॉक्टर की फ़ीस भी बाबूजी ने ही दी थी। अच्छी बात है ना? तू भी तो घर की ही है। आप अच्छी हो ना? हाँ गंगा। माँ जी कैसी है अब? उनसे मिल आऊँ 2 मिनट? जा मिला। रागिनी उपमा बनाने फिर किचन में आ गई। उपमा बनाकर उसने हॉट बॉक्स में डाला और माँ के पास आ गई। गंगा घर की सफाई में लग गई। डॉक्टर ने भी आकर चेक किया। कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस दवा समय से लेते रहना। 2-3 दिन में ठीक हो जाएंगी। ब्लड प्रेशर थोड़ा बढ़ा हुआ है, इन्हें आराम करना है। बस ठीक है डॉक्टर। थैंक यू सो मच डॉक्टर। डॉक्टर के जाने के बाद रागिनी ने माँ और पापा को नाश्ता दिया। फिर गंगा को नाश्ता देकर खुद भी कर लिया। गंगा जी दीदी, थोड़ा सा आटा गूंद दे और मूंग की दाल भी भिगो दे। फिर उसके बाद रागिनी ने मोबाइल देखा। अब तक मयूर का कोई मैसेज नहीं आया था। उसने 1 मिनट कुछ सोचा, फिर मयूर को फ़ोन लगाया। हेलो। उधर से नींद भरी आवाज़ आई। मयूर अभी तक बिस्तर पर हो? ऑफिस नहीं जाना क्या? नहीं। क्यों? रात में दोस्तों ने बहुत पिला दी। सर में दर्द है। पर तुम्हें क्या? तुम तो मायके जा बैठी हो। मयूर, माँ की तबीयत ठीक नहीं है और तुम बीमार नहीं हो। ये हैंगओवर नशे के कारण है। इसमें कोई क्या कर सकता है? तुम्हें तो मेरे साथ यहाँ आना था और तुम अपने दोस्तों के जन्मदिन की पार्टी में शराब पीने चले गए। दिमाग मत खाओ मेरा। तुम तो चली गई ना। गई तो गई, अब तक लौटी भी नहीं। यहाँ होती तो नींबू पानी तो बना देती मुझे। मयूर, तुम्हारे हैंगओवर से ज़्यादा फिक्र मुझे माँ की है। अगर तुम बीमार होते तो अलग बात थी। तो मुझे भी बीमार देखना चाहती हो तुम अब? बात को अलग मोड़ मत दो मयूर। यह कोई पहली बार नहीं है। तुम्हारे पास मेरे लिए वक्त कहाँ है? सुबह के गए हुए तुम रात को कभी 10 बजे आते हो, कभी 11 बजे, जबकि तुम्हारा ऑफिस 6 बजे बंद हो जाता है। तो क्या करूं? तुम्हारे पल्लू से बंधा रहूं? उन मर्दों में से नहीं हूं मैं। तो मैं भी कोई नौकरानी नहीं हूँ तुम्हारी। बस तुम्हारे लिए सुबह का नाश्ता और टिफ़िन बना कर दो। रात को तो तुम घर में खाते ही नहीं। शादी को 1 साल हो चुका है। आज तक तुम एक फ़िल्म दिखाने तक नहीं ले गए। दोस्तों के लिए हर शाम वक्त ही वक्त है तुम्हारे पास। दिमाग मत खाओ मेरा। घर आओ ऑटो पकड़ के। माँ की तबीयत पूरी तरह ठीक नहीं हो जाती मैं नहीं आऊँगी। और अब आऊँगी भी तब जब तुम यह अपनी पार्टियाँ बंद कर दोगे और मुझे वक्त दोगे। तो बैठो अपने बाप के घर। नौकर बहुत मिल जाते हैं। वह मयूर की बातों पर हैरान हो गई।
एक पल में ही मयूर ने अपनी पत्नी की तुलना नौकर से कर दी थी। ठीक है मयूर, नौकर ही रख लो अब, क्योंकि परिवार के साथ तो तुम रह नहीं सकते। जब तुम अपने माँ बाप के साथ नहीं रह सकते तो मेरे साथ क्या रहोगे? घर आकर अपना सामान ले जाऊंगी। ले जाना, पर मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना, और चाबी मुझे ऑफिस के पते पर कुरियर कर देना। मयूर ने घटियापन की सारी हदें लांघ दी थी। भेज दूंगी कहकर उसने फ़ोन काट दिया। वह बाथरूम में जाकर रो पड़ी। कुछ देर रोकर उसने स्नान किया और खुद को संभाल कर वह बाहर आ गई। फिर उसने किचन में जाकर जूस बनाया और माँ के पास आ गई। माँ, लो जूस पी लो। नहीं बेटा, मेरा मन नहीं है। मन नहीं है तो भी पियो। उसने माँ को तकिए के सहारे बिठाकर धीरे धीरे जूस पिला दिया। रागिनी, हाँ पापा। मयूर से बात हो गई? हाँ पापा, ऑफिस गया था, शाम को आएगा इधर। पता नहीं। क्या मतलब तुम्हें पता नहीं? पापा, ऑफिस में बहुत काम है आजकल। कब नहीं होता काम? जब भी आती है अकेली ही आती है, अकेली ही जाती है। उसे मिले हुए कितना समय हो गया। इस बार मैं रहने आई हूँ पापा। मुझे कुछ ज़रूरी सामान लेना है घर से, कल जाकर ले आऊँगी। ये तो बड़ा अच्छा है तू रहने आई है। मैं भी तेरी माँ की तरफ से थोड़ा बेफिक्र हो जाऊँगा। बिल्कुल पापा, बस कल सामान ले आऊँ, फिर आप आराम से अपनी ट्यूशन लेना शुरू कर दीजिए। हाँ, 3 दिन से स्टूडेंट फ़ोन कर रहे हैं कि कब से आएँ। परसों से बुला लीजिए। ठीक है बेटा। अच्छा बैठिए आप माँ के पास, मैं खाना बनाकर आती हूँ। गंगा से कहा होता बेटा। क्यों, मैं हूँ ना, मैं बनाकर खिलाऊंगी आप दोनों को। रागिनी बेटा, इतना परेशान ना हो, गंगा को बनाने दे। तू मेरे पास बैठा कर। जब से तेरी शादी हुई है 2 बात भी ठीक से नहीं कर सकी तुझसे। माँ, इस बार खूब बातें करेंगे, जितनी चाहे उतनी, पर खाना मैं ही बनाऊंगी, और 2 दिन में तो आप भली चंगी हो जाएंगी। फिर तो हम दोनों किचन में रह सकते हैं। मुझे मीठे चावल, बेसन की सब्जी और गाजर मूली का पानी वाला अचार भी सीखना है आपसे। पूरी लिस्ट बना रखी है, माँ ने हंसते हुए कहा। और क्या, मुझे मूंगफली डालकर गुड़ की गजक भी सिखा दो। इतना सब कुछ सीखना है? हाँ, मयूर को पसंद है क्या ये सब? इसलिए सीखना है ना। ये सब मुझे पसंद है माँ, ये आप जानती हो, पर तुझे तो मेरे हाथ का पसंद है ना। हाँ, जब आप सिखाओगी मुझे तो बन ही जाएगा। अच्छा ये बात है, माँ बोली तो वह माँ से लिपट गई। माँ, जब आप और पापा की शादी हुई थी उसके बाद कहाँ घूमने गए थे? हमने तो कोई हिल स्टेशन नहीं छोड़ा। साल में 2 बार जाते थे, गर्मी की छुट्टियों में और दिवाली की छुट्टियों में, और हर रविवार तेरे पापा मुझे गोलगप्पे खिलाने ले जाते थे। वह तो आप दोनों अब भी जाते हो, मुझे भी ले जाते थे साथ। मेरी शादी से पहले गोलगप्पे खाए हुए 1 साल हो गए। क्यों, मयूर नहीं ले जाते तुम्हें बाहर? कहाँ, उनके पास मेरे लिए वक्त कहाँ है? एक बार भी कहीं बाहर नहीं गए हम। वह बेख्याली में कह गई। क्या मतलब, तुम क्या घर में ही बैठी रहती हो? अब रागिनी को जैसे होश आया कि वह माँ के सामने क्या कह गई है। उसे माँ से पापा से यह बात अभी नहीं करनी थी, कम से कम तब तक जब तक माँ पूरी तरह से नहीं ठीक हो जाती। माँ, ऐसा नहीं है, खाओ मेरी कसम। ये क्या कसम वसम, 1 साल हो गया शादी को। पिछले महीने तुम्हारी शादी की वर्षगांठ थी। हमने सोचा तुम दोनों अकेले में दोस्तों के साथ मनाना चाहते हो, इसलिए हम आए नहीं तुम्हारे घर। इसका मतलब उस दिन भी? हाँ माँ, उस दिन भी मैं घर में ही अकेली ही थी। और मयूर, वह अपने दोस्तों के साथ पार्टी कर रहे थे। शादी के वर्षगांठ की पार्टी बिना पत्नी के, ऐसा भी कहीं होता है क्या? वह पार्टी शादी की पार्टी नहीं थी तो? वह रोज़ ही देर से आते हैं दोस्तों के साथ पार्टी करके। रोज़? हाँ, रागिनी ने ठंडी सांस लेते हुए कहा। वह समझ गई कि अब कुछ भी छुपाना मुमकिन नहीं है। और तुमने हमें कुछ नहीं बताया? क्या बताती माँ, और क्या क्या बताती। जब मैंने तुझसे पूछा कि हनीमून पर क्यों नहीं गए तुम, तो तुमने मुझे कहा कि बाद में तुम विदेश जाओगे, इसलिए पैसे बचा रहे हो। और क्या कहती माँ, तुमने मयूर से नहीं कहा कि तुम्हें कहीं लेकर जाए? 2-3 बार कहा था। फिर मयूर ने कहा कि उसे बाहर घूमना फिरना पसंद नहीं। उसने कहा कि शादीशुदा लोग इसलिए बाहर घूमने जाते हैं कि उन्हें परिवार से अलग कुछ वक्त रहने का मौका मिले, और हम तो घर में दोनों ही हैं, इसलिए क्या ज़रूरत है कहीं जाने की। ये क्या बात हुई? अगर अभी ये हाल है तो आगे क्या होगा? देखो माँ, मैं आपसे अभी यह सब बातें नहीं करना चाहती थी, पर अब आप सबको सब पता ही चल गया है तो मैं बता रही हूँ। फिर रागिनी ने कल से लेकर आज तक मयूर और उसके बीच हुई सारी बातें बता दी। हे भगवान, माँ ने अपना सर पकड़ लिया। माँ प्लीज़ टेंशन मत लो, मैं ठीक हूँ, पर जो हुआ और जो हो रहा है वह ठीक नहीं। तभी पापा ने कमरे में आते हुए कहा, सब सुना मैंने। तुम अब तक चुप क्यों बैठी रही? पढ़ी लिखी हो, मयूर से अच्छी जॉब कर सकती हो, फिर भी मैंने कुछ नहीं कहा,
और इसलिए तो मैंने तुम्हें नहीं पढ़ाया लिखाया कि तुम तरस तरस की ज़िंदगी बिताओ, सारा दिन घर में अकेली, और मयूर समय से घर भी नहीं आते। अब समझ में आया कि मयूर अपने परिवार के साथ क्यों नहीं रहते। उनकी यह हरकतें उनके घर वालों को पसंद नहीं। मेरी मयूर की मम्मी और पापा से बात होती है फ़ोन पर। पापा मयूर तो सिर्फ उन्हें एक बार मुझे ले गए थे वहाँ, जब उनकी बहन का एक्सीडेंट हो गया था, वह भी मेरी ज़िद करने पर। कल तुम अपना सामान ले आओ, मैं भी चलूँगा तुम्हारे साथ। नहीं पापा, मैं चलूँगा, और मुझे अभी तुम्हारे ससुर से भी बात करनी है। नहीं पापा, वह भी परेशान हो जाएंगे। हाँ, मगर यह सच जानने का हक है उन्हें। तुम दोनों का रिश्ता मैंने उन्हीं को देखकर किया था, पर उन्होंने कहा था कि मयूर अकेले फ्लैट में रहते हैं। हाँ, मुझे लगा कि ऑफिस से उनका घर बहुत दूर पड़ता है शायद, इसलिए। ये थोड़ी ही पता था कि मयूर को पार्टियों की लत है। यह शायद उन्हें भी नहीं पता। माँ ने कहा, हो सकता है, पर कभी कुछ तो उन्हें अंदेशा हुआ होगा। अब उन्हें मयूर से बात करनी होगी। रागिनी ऐसी जिंदगी नहीं गुजारेगी। सही कहा आपने। पिंजरा चाहे सोने का हो, मगर होता तो पिंजरा ही है। माँ, आप अपनी तबीयत संभाल लो। मैं ठीक हूँ बेटा, मेरी चिंता मत करो। गुस्सा तो मुझे तुम पर है। तुम क्यों चुप बैठी इतने दिन? मैंने मयूर को समझाने की बहुत कोशिश की। मैंने सोचा कि अगर वह संभल जाए तो अच्छा है, परंतु उन पर किसी बात का असर नहीं होता। कितनी बार मयूर ने मेरी कसम खाई कि ऑफिस से सीधा घर आऊँगा, पर ऐसा कभी हुआ नहीं। मैं बस मयूर के नशे में आने के बाद उन्हें संभालने में ही लगी रहती, और मयूर नशे में इधर उधर गिरते रहते हैं। सोसाइटी वाले भी शिकायत करते हैं कि रोज़ रोज़ उनके दोस्त उन्हें छोड़ने आते हैं। वह सब भी नशे में होते हैं, और बहुत देर तक बिल्डिंग के गेट पर ही खड़े होकर ज़ोर ज़ोर से बातें करते हैं। ये तो बहुत गलत बात है। सोसाइटी में बहू बेटियाँ भी रहती हैं। इस तरह से हरकतें कोई भी बर्दाश्त नहीं करेगा, मैं भी नहीं। मैंने समझाने की बहुत कोशिश की पापा, पर मयूर तो कुछ सुनना ही नहीं चाहते। कह देते हैं कि मुझे सुनने की आदत नहीं। मैंने अपने बाप की भी नहीं सुनी। ये सब हमें शादी से पहले पता नहीं चला। यह तो उसके माँ बाप की ही गलती है ना। मैंने कहा, मैं अभी फ़ोन लगाता हूँ। नहीं पापा, रुकिए, मेरे ज़रूरी पेपर हैं वहाँ, पहले मैं वह ले आऊँ। मयूर को लग रहा होगा कि मैं अब भी बिना किसी को बताए घर में चुपचाप पड़ी रहूँगी। अगर उन्हें थोड़ा सा भी अंदाज़ा हुआ तो वह मेरे पेपर हटा सकते हैं, और फिर उनके लिए मुझे बहुत भाग दौड़ करनी होगी। वह तो तुम सही कह रही हो बेटा, मगर मैं साथ चलूँगा। पापा, आई एम सॉरी, मैंने बहुत ज़्यादा कोशिश की, पर अब नहीं हो रहा। रागिनी ने हार मानते हुए कहा। अब ज़्यादा सोचो मत बेटा, बस एक बात याद रखो, दर्द सिर्फ शारीरिक ही नहीं होते, मन के घाव उससे और भयानक होते हैं। लोग भले ही ये कहे कि मयूर ने कोई यातना तो नहीं दी, पर किसी भी यातना से भयंकर यातना है कि अपने ही घर में कोई अपना ना लगे। आप ठीक कह रहे हैं रागिनी के पापा, बहुत हो गया, अब और नहीं। कल दोनों जाकर पेपर ले आओ, फिर देखते हैं कि क्या करना है। अमन को भी फ़ोन करके बुला लो, कह दो कॉलेज से कुछ दिन की छुट्टी लेकर चला आए। नहीं माँ, उसकी पढ़ाई डिस्टर्ब मत करो, वह संभाल लेगा। अगर उसे नहीं बताया तो बहुत बुरा मानेगा। तुम जानती हो तुमसे कितना प्यार करता है वह। जानती हूँ ना, मगर उसकी पढ़ाई का नुकसान नहीं होना चाहिए। नहीं, उसे बताना ही होगा। सही कह रही हो, अभी फ़ोन करता हूँ उसे। पापा ने अमन को फ़ोन लगाया और स्पीकर पर रख दिया। हेलो पापा। हेलो बेटा, बिजी तो नहीं हो? अभी तो नहीं पापा, आधे घंटे बाद क्लास है, इसलिए कैंटीन आ गया था। अब माँ कैसी है? ठीक है, रागिनी भी आई है, तो कुछ दिन की छुट्टी लेकर आ जाओ। क्या हुआ पापा, सब ठीक है ना? हाँ, तुम्हारी माँ तुम्हें बहुत याद कर रही है। ठीक है पापा, वैसे भी कॉलेज में 4 दिन बाद दिवाली की छुट्टियाँ होने वाली हैं, मैं कल ही आ जाता हूँ। अभी जाता हूँ छुट्टी लेने। ठीक है बेटा, मैं आऊँगा एयरपोर्ट लेने। नहीं पापा, मैं आ जाऊँगा, सर्दी बहुत है वहाँ, आप आराम करो, और दीदी को बोलिए कि मैं आ रहा हूँ, अभी जाए नहीं। ठीक है बेटा। दूसरे दिन जब सुबह अमन आ गया, उसके आते ही सब उठ गए। चाय पीने के बाद अमन ने सीधे सीधे उसे यूं बुलाने की वजह पापा से पूछ ली। पापा बताइए क्या हुआ? पापा ने रागिनी और मयूर के बीच का सारा किस्सा उसे बता दिया। ये तो बहुत गलत बात है जीजा जी की। इससे न सिर्फ दीदी की ज़िंदगी बर्बाद होगी, बल्कि हमें उनके परिवार की इज्जत पर भी दाग लगेगा। हमें उनके परिवार से बात करनी चाहिए। आखिर शादी उन सबकी मर्जी से हुई है, और रिश्ता भी उन्हीं की तरफ से आया था। कल रविवार है, उनसे मिलने का वक्त लीजिए पापा। अगर वह यहाँ आ जाए तो अच्छा है, क्योंकि मैं नहीं चाहता माँ सर्दी में बाहर निकले। अभी भी हल्का बुखार है। अमन ने माँ के हाथ पकड़ते हुए कहा। तुम सही कह रहे हो, रागिनी को कुछ पेपर लेने हैं उस घर से, वह मैं और यह आज जाकर ले आएंगे।
नहीं पापा, मैं चला जाऊंगा दीदी के साथ। हाँ पापा, मैं और अमन चले जाते हैं। ओके। दोपहर को रागिनी और अमन जाकर पेपर और रागिनी का ज़रूरी सामान ले आए। अमन, यह चाबी मयूर को कुरियर करनी है। कोई ज़रूरत नहीं दीदी, हम उनके परिवार को दे देंगे। अगर वह लोग नहीं भी आए तो मैं उनके घर जाकर दे आऊँगा। ठीक है। रागिनी के पापा ने फ़ोन करके उनसे आने को कह दिया। अगले ही दिन मयूर के मम्मी पापा और उसका बड़ा भाई आ गए। माँ को भी हाल में लाकर सोफे पर बिठाकर कंबल उड़ा दिया। माँ ठीक हो रही थी, पर यह सब सुनने के बाद वह और कमज़ोर नज़र आने लगी। कहिए भाई साहब, मयूर के पापा ने रागिनी के पापा से कहा। पहले तो आप मुझे बताइए, आपको मयूर के लिए रागिनी का हाथ मांगने से पहले पता था ना कि वह अपने दोस्तों के साथ रहता है? उन्होंने नज़रें नीची कर ली। मयूर की माँ भी एकदम चुप थी। बोलिए ना पापा, अंकल ने आपसे जो सवाल किया है उसका जवाब दीजिए। मयूर के बड़े भाई बोले। वह फिर भी चुप रहे। कहिए भाई साहब, रागिनी के पापा ने फिर पूछा। उनके चुप रहने पर मयूर के बड़े भाई ने अपने मम्मी पापा को देखा और बोले, ये क्या बोलेंगे अंकल, मैं बताता हूँ। सब पता था इन्हें। मैंने इन्हें बहुत बार मना किया था। मैंने कहा मत करवाओ इसकी शादी, क्यों किसी लड़की की ज़िंदगी बर्बाद कर रहे हैं। पर इन्होंने मुझे मेरे ही बच्चे की कसम देकर चुप करवा दिया और कहा कि वह लड़की वालों से खुद ही बता देंगे। पर अब लगता है इन्होंने कुछ भी नहीं बताया आपको। क्यों पापा? वह हमने सोचा कि शादी के बाद संभल जाएगा और शादी के बाद सुधर जाएगा। मेरी दीदी क्या एक्सपेरिमेंट की चीज़ है? शर्म नहीं आती आप लोगों को? अमन का गुस्सा अचानक सातवें आसमान पर पहुंच गया। अमन चुप रहो, बड़ों को बात करने दो। रागिनी ने अमन का हाथ पकड़ते हुए कहा। नहीं दीदी, धोखा किया है इन्होंने। जब इन्हें पता था कि इनका बेटा नशेड़ी है तो बजाय उसको नशा मुक्त करवाने के इन्होंने आपकी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। अगर इनकी बेटी के साथ ऐसा होता तो इन्हें पता चले कि दिल पर क्या बीतती है। मैं अमन से बिल्कुल सहमत हूँ, मयूर के भाई ने कहा। भैया, आपको मयूर की शादी के खिलाफ तभी खड़े हो जाना चाहिए था। कोई भी बात समय से ना कही जाए तो उसका कोई मूल्य नहीं रहता। अमन का गुस्सा शांत होने का नाम ही नहीं ले रहा था। हमें माफ़ कर दीजिएगा, अब जो होना था हो चुका, मयूर के पापा ने हाथ जोड़ते हुए कहा। हाँ, अब रागिनी को घर लौट जाना चाहिए, मयूर की मम्मी बोली। आप लोग इंसान तो लगते नहीं, अभी भी आप मेरी बहन को उस शराबी के पास लौट जाने को कह रहे हो। मुझे सबसे ज़्यादा तो अफसोस इस बात का है कि दीदी अब तक आप सहती रही, आपको तभी लौट जाना चाहिए था। आप नौकर रखिए अपने बेटे के लिए, ताकि जब वह शराब पीकर आए तो उसकी उल्टियाँ साफ करे। या आप यह काम खुद करिए ना, हम उसे समझाएंगे। जाने दीजिए आंटी जी, बहुत छोटा हूँ आपसे, मगर नशेबाज का अंत कैसा होता है मैं जानता हूँ, और आप तो अवश्य ही जानते होंगे। बेटा, थोड़ा वक्त दो, सब ठीक हो जाएगा। सब ठीक हो जाएगा तलाक के बाद? म्यूचुअल तलाक लेना है या हम कोर्ट में केस डालें? ये क्या कह रहे हो? तुम अभी छोटे हो, रिश्ते ऐसे अचानक ख़त्म नहीं होते। धोखे की रेत पर बने घरौंदे ऐसे ही टूटते हैं बहन। हमें तो बस तलाक चाहिए। बहुत देर से चुप बैठी रागिनी की माँ बोल उठी। बहन जी, आप तो समझदार है। काश होती, अपने बेटी को ऐसे घर में ब्याह दिया तो कहाँ की समझदार। सही कह रही हो रागिनी की माँ। मुझे लगा कि यह बड़े भाई साहब के ससुराल से रिश्ता रखते हैं तो ज़्यादा छानबीन भी नहीं की। बहुत बड़ी गलती हो गई। पापा प्लीज़ खुद को दोष मत दीजिए। मेरी किस्मत में शायद यही लिखा था, पर अब मैं कभी वहाँ नहीं जाऊँगी। उस इंसान को सिर्फ अपने नशे से प्यार है बस, और कोई ऐसा चाहिए कि जब वह नशे में धुत होकर आए उसे संभाल ले। तो यह काम उनके मम्मी पापा को करना चाहिए था। बेटा इनका ही है तो फ़र्ज़ अभी इनका ही है। आप लोग जाइए, माँ की तबीयत पहले ही ठीक नहीं है, और यह आपके बेटे के घर की चाबी, तलाक का नोटिस भिजवा देंगे, अमन ने कहा। वो तीनों चुपचाप उठे और चले गए। माँ ने अपना सिर पकड़ लिया। माँ, क्या हुआ? रागिनी ने जल्दी से माँ को पकड़ लिया। ये सब क्या हो गया बेटा? हमारी गलती की सज़ा तुझे मिली। कोई सज़ा नहीं माँ। हाँ, ये सज़ा तब होती जब मेरा परिवार मेरा साथ ना देता। बेटी का नसीब समझकर उसे ऐसी शादी में बंधे रखना चाहते हैं जिससे या तो वह उम्र भर घुट घुट के जीती है या फिर खुदकुशी कर लेती है। मैं तो किस्मत वाली हूँ कि मेरा परिवार मेरी खुशी देखता है, समाज की परवाह किए बिना। आप पापा अमन कितना प्यार करते हो मुझे। मैं भगवान को जितना शुक्र करूँ कि मुझे आप जैसे पापा और भाई दिया है। पापा, मैं ट्यूशन लेना चाहती हूँ आपकी तरह। हाँ बेटा, ज़रूर, जो मन में आए करो।
पर टीचर की जॉब सिर्फ जॉब नहीं है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। शिक्षा देनी होती है बिना किसी चीज़ की अपेक्षा किए। जानती हूँ पापा, आपको बचपन से देखती आई हूँ। तुम्हें कुछ भी चाहिए हो तो मुझे बता देना। चाहिए पापा, मुझे स्कूटी चाहिए ताकि बाहर के काम कर सकूँ। ज़रूर बेटा, मैं बाहर निकलना चाहती हूँ। ज़रूर बेटा, कार ले जाया करो। नहीं पापा, कार से बंदिश हो जाती है, हर जगह पार्किंग तो नहीं मिलती ना। हाँ, ये भी ठीक है, जो स्कूटी पसंद है वह बुक करवा लो। अगर तुरंत मिल जाती है तो ले लो कल ही। थैंक यू पापा। आपका ट्यूशन कुछ दिन नहीं रुक सकता? ऐसा तो कुछ नहीं, वह तो मैं ही बच्चों को छुट्टी नहीं देता। तो गांव चलते हैं ना, 5 साल से नहीं गए। और बेटा, तुम्हारी माँ की तबीयत ठीक नहीं, 2-3 दिन बाद चलेंगे पापा। रागिनी के पापा ले चलो ना, बहुत मन करता है मेरा वहाँ जाने का। ठीक है, बनाओ प्रोग्राम। तब तक मैं रमेश से कहकर मयूर को नोटिस भिजवा देता हूँ। रमेश? हाँ, मेरा स्कूल का दोस्त है, वकील है। अच्छा पापा, माँ की तबीयत ठीक थी तो रागिनी अपने कमरे में बेड पर लेटी। पिछला साल चलचित्र की भांति एक ही सवाल उसके दिल और दिमाग में चल रहा था कि अपने बेटे की शादी के बाद सुधर जाने की उम्मीद में कैसे कोई किसी लड़की की ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ कर सकता है। मयूर के मम्मी पापा को सब पता था, फिर भी उन्होंने उसकी शादी क्यों करवाई? और यह सवाल सिर्फ रागिनी के ही नहीं, उसके माँ पापा और भाई के दिल दिमाग में भी चल रहा था। और इस सवाल का जवाब तो शायद मयूर के मम्मी पापा के पास भी नहीं था। ऐसा सवाल जाने कब तक बिना जवाब यूं ही चलता रहेगा और बेचारी लड़कियों की जिंदगियां खराब होती रहेंगी, जिससे अंत में ये कहकर ख़त्म कर दिया जाएगा कि नसीब में यही लिखा था। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। धन्यवाद।